दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। आप ये वीडियो भारत के किस राज्य, किस जिले या किस जगह से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज़मीन से जुड़ी सच्ची और सबसे तेज़ राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मायावती अलर्ट 18 जनवरी का सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका पर। और ये खबरें ऐसी हैं जो सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने की ताकत रखती हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि 18 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संगठन स्तर पर जो संकेत दिए हैं उससे साफ हो गया है कि बीएसपी अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जिला और सेक्टर लेवल पर पुराने कार्यकर्ताओं की दोबारा सूची तैयार की जा रही है। जिन लोगों को पिछले कुछ वर्षों में साइडलाइन कर दिया गया था, उन्हें फिर से जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। और ये कदम सीधे तौर पर दलित वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने 18 जनवरी को साफ शब्दों में ये मैसेज दे दिया है कि बीएसपी किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के सहारे नहीं चलेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग में ये बात उभर कर सामने आई कि अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना ही बहुजन समाज पार्टी की पहचान है। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विपक्षी एकता की उम्मीद लगाए बैठे कई राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लगा है। तीसरी बड़ी खबर दलित समाज से जुड़ी है। 18 जनवरी को बीएसपी से जुड़े संगठनों ने प्रदेश के कई जिलों में चुपचाप मीटिंग्स की हैं, जिनका मकसद था दलित युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को एक बार फिर पार्टी से जोड़ना। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती को ज़मीनी फीडबैक दिया गया है कि अगर पार्टी सामाजिक सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाए तो दलित वोट बैंक फिर से एकजुट हो सकता है। चौथी खबर यह है कि मायावती ने 18 जनवरी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को सीधा घेरा है। बीएसपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और गरीबों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि बीएसपी आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है। पांचवीं बड़ी खबर यह है कि बीएसपी अब सिर्फ दलित नहीं, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग और गरीब सवर्णों को भी अपने साथ जोड़ने की नई रणनीति पर काम कर रही है। 18 जनवरी को हुई रणनीतिक चर्चा में ये बात सामने आई कि पार्टी सर्वजन फार्मूले को नए तरीके से पेश करेगी, जिसमें रोजगार, महंगाई और शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा, ताकि शहरी वोटर्स में भी पकड़ बनाई जा सके। छठी खबर राजनीतिक गठबंधन को लेकर है। 18 जनवरी को मायावती ने यह साफ संकेत दे दिया कि 2027 से पहले कोई भी गठबंधन मजबूरी में नहीं, बल्कि सम्मानजनक शर्तों पर ही होगा। पार्टी के अंदर ये चर्चा तेज है कि बीएसपी अब छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ सीट टू सीट समझौते पर विचार कर सकती है, लेकिन किसी बड़े दल के सामने झुकने का सवाल ही नहीं है। सातवीं बड़ी खबर संगठन विस्तार से जुड़ी है। 18 जनवरी को बीएसपी ने कई निष्क्रिय इकाइयों को भंग करने और नए चेहरों को आगे लाने का फैसला लिया है। खास तौर पर युवा और महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीएसपी जमीनी स्तर पर युवाओं को सक्रिय कर पाती है तो इसका सीधा असर वोट प्रतिशत पर दिख सकता है। आठवीं खबर यह है कि मायावती ने 18 जनवरी को मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। पार्टी अब सिर्फ प्रेस रिलीज पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे जनता तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में है। बीएसपी के आईटी सेल को दोबारा सक्रिय करने की चर्चा तेज हो चुकी है, जिससे आने वाले समय में सोशल मीडिया पर मायावती की मौजूदगी और तेज हो सकती है। नौवीं बड़ी खबर यह है कि बीएसपी अब आर्थिक मुद्दों पर खुलकर बोलने की तैयारी में है। 18 जनवरी को हुई बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर सरकार पर हमला तेज करने की रणनीति बनी है। खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर पार्टी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है, जिससे दलित पिछड़े युवाओं में संदेश जाए कि बीएसपी ही उनके हक की असली लड़ाई लड़ रही है।
10वीं और सबसे अहम खबर ये है कि 18 जनवरी के बाद से जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ शोर, आरोप और बयानबाजी में उलझा रहता है, ऐसे समय में मायावती का नाम अपने आप में एक ठहराव पैदा करता है। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ चुप्पी नहीं होती, बल्कि अपने भीतर दशकों का संघर्ष, अपमान, सत्ता और तजुर्बा समेटे रहती है। यही वजह है कि जब मायावती कुछ नहीं कहती तब भी बहुत कुछ कह जाती हैं, और जब संकेत देती हैं तो पूरा सियासी माहौल करवट लेने लगता है। मायावती की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जिसे सदियों तक हाशिए पर रखा गया, जिसे सत्ता के गलियारों में बोलने का हक नहीं मिला। और जब पहली बार किसी दलित बेटी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो सिर्फ सरकार नहीं बनी, बल्कि करोड़ों लोगों के भीतर आत्मसम्मान की एक नई लहर पैदा हुई। वही लहर आज भी जिंदा है। भले ही समय बदला हो, चेहरे बदले हों, लेकिन दर्द और उम्मीद दोनों आज भी उतने ही सच्चे हैं। बहुजन समाज पार्टी के उतार चढ़ाव को अगर सिर्फ वोट प्रतिशत से देखा जाए तो शायद सच्चाई अधूरी रह जाएगी। बीएसपी उन लोगों की आखिरी उम्मीद रही है जिनके लिए राजनीति मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन और सम्मान का सवाल रही है। यही कारण है कि जब पार्टी कमज़ोर होती है तो सिर्फ एक संगठन नहीं गिरता, बल्कि लाखों दिलों में यह डर बैठ जाता है कि कहीं उनकी आवाज़ फिर से अनसुनी न हो जाए। मायावती की आलोचना करने वाले बहुत हैं। कोई उन्हें खामोश कहता है, कोई दूरी बनाने का आरोप लगाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस महिला ने जीवन भर सियासत में अपमान, तिरस्कार और साजिशें झेली हों, उसकी चुप्पी भी एक रणनीति होती है। वो बिना बोले अपने हर कदम का वजन जानती है, और शायद यही वजह है कि आज भी उनका नाम आते ही सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सतर्क हो जाता है। दलित समाज की पीड़ा सिर्फ आरक्षण या नौकरी तक सीमित नहीं है। यह पीड़ा सम्मान, सुरक्षा और बराबरी की है। और जब भी समाज को लगता है कि उसकी आवाज़ फिर दबाई जा रही है, तब निगाहें अनायास ही मायावती की ओर उठ जाती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब उन्होंने सत्ता संभाली तब तब प्रशासनिक मशीनरी ने दलित को सिर्फ वोट नहीं बल्कि नागरिक समझा। आज की राजनीति तेज है, शोर से भरी है, सोशल मीडिया के नारों में उलझी हुई है, लेकिन मायावती की राजनीति अब भी ठहरी हुई है। वो जानती हैं कि हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी समय को जवाब देने दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि 18 जनवरी के बाद की हलचल सिर्फ खबर नहीं बल्कि संकेत है, एक ऐसी आहट जो कहती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग कहते हैं कि मायावती अब प्रासंगिक नहीं रही, उन्हें याद रखना चाहिए कि राजनीति में प्रासंगिकता टीवी डिबेट से तय नहीं होती। वो तय होती है ज़मीन पर, बूथ पर, उस गरीब के दिल में जो आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। और जब तक समाज में असमानता है तब तक मायावती जैसी राजनीति की ज़रूरत बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कई चेहरे देखे हैं, कई नारों का शोर सुना है, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिनकी पहचान सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हो। मायावती उन्हीं गिने चुने नामों में से एक हैं जिनका मूल्यांकन सिर्फ चुनावी नतीजों से नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव से होना चाहिए। आज जब युवा राजनीति से निराश हो रहा है, जब उसे लगता है कि सत्ता सिर्फ कुछ खास वर्गों के लिए है, तब मायावती का नाम उसे यह याद दिलाता है कि व्यवस्था बदली जा सकती है, कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। और यही उम्मीद सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उम्मीद खत्म होते ही समाज टूटने लगता है। मायावती का संघर्ष आसान नहीं रहा। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने विरोध झेला और सत्ता से बाहर रहते हुए भी तंज, लेकिन शायद यही संघर्ष उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो नायक की तरह पेश नहीं आती, वो किसी भावनात्मक नारे में खुद को नहीं ढालती, बल्कि वो एक ऐसी नेता हैं जो सत्ता को साधन मानती हैं, लक्ष्य नहीं। 18 जनवरी की हलचल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उस दिन क्या कहा गया, बल्कि इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उस दिन क्या समझा गया। वो समझ यह है कि बीएसपी अब भी जिंदा है, मायावती अब भी राजनीति को समझती हैं, और बहुजन समाज अब भी किसी ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि उसका दर्द पहचानता हो। राजनीति में समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और मायावती ने समय से लड़ना भी सीखा है और समय का इंतज़ार करना भी। शायद यही वजह है कि उनके हर कदम को लोग देर से सही लेकिन गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती बिना वजह चाल नहीं चलती।
अंत में बात सिर्फ मायावती की नहीं है,